International social media, Patel Prahlad Bhai watching. Subscribe after share, like, comment. बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनाव नतीजों को लेकर राहुल और तेजस्वी के बड़े दावे की, मोकामा मामले में घिरी एनडीए सरकार की। देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बड़े दावे को, एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में मचे घमासान को। जानेंगे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों बुलाई बैठक, और बुलेटिन के आखिर में बात संविधान पर सीजीआई के बड़े बयान की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के समस्तीपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए पर साधा निशाना, कहा इस बार जनता बीजेपी को बिहार से करेगी बाहर। पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने किया बड़ा खुलासा, कहा जब सीजीआई बनने वाला था तो उस वक्त की आंध्र प्रदेश सरकार ने परिवार के सदस्यों पर दर्ज किए थे फर्जी केस, मुझे मजबूर करने के लिए की गई थी साजिश। इसरो ने लॉन्च किया बाहुबली सैटेलाइट, CMS-03 LVM-3M5 रॉकेट के जरिए किया गया प्रक्षेपित। You can spend thousands on brand campaigns. तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी मात, सीरीज में 1-1 से की बराबरी। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर बनाए थे 186 रन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का प्रचार खत्म होने में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जिसके चलते प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। तो कैसा रहा बिहार का चुनाव अभियान, देखिए ये रिपोर्ट। मेंथा तूफान का असर खत्म हुआ तो बिहार में प्रचार ने जोर पकड़ लिया। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही बिहार पहुंचे और जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा। बेगूसराय में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। राहुल ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस ने पूरा चुनाव चोरी किया है। बिहार में भी वोट चोरी का खेल हुआ है। महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है और इसका सबूत हमने पहले भी दिया है, फिर से देंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बिहार में महागठबंधन की जीत होगी और हम सरकार बनाएंगे। राहुल ने जीत का दावा किया तो तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी। चुनाव नतीजों का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद 18 नवंबर को हमारी महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात का संकेत दिया कि महागठबंधन की सरकार में कई उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें मुस्लिम और दलित समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महागठबंधन को अपनी जीत पर पूरा भरोसा दिख रहा है, तो वहीं एनडीए के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरा और नवादा में रैली हुई। पटना में भी पीएम मोदी का रोड शो हुआ, लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार ने ही दूरी बना ली, जिसके बाद एनडीए में जो खींचतान मची हुई है वो एक बार फिर से सड़क पर आ गई। चुनाव के बीच एनडीए की इस फूट से ही साफ हो गया है कि बिहार चुनाव किस तरफ जा रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 14 नवंबर को तय हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं की मुश्किलें जरूर बढ़ती दिख रही हैं। मोकामा से चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को अब पूरा चुनाव जेल से ही लड़ना होगा। मोकामा मामले में पूरा एनडीए ही मुश्किल में दिख रहा है। बिहार चुनाव के दौरान मोकामा सीट पर दुलार चंद यादव की जान लेने के मामले में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में हाल ही में जेडीयू के उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद रविवार को उन्हें एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी अनंत सिंह को जेल के अंदर रहते हुए ही ये चुनाव लड़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक 76 वर्षीय दुलार चंद यादव की जान लेने का मामला सामने आया था और अब इसी घटना पर ये कार्रवाई की गई है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुलार चंद यादव के मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। घटनास्थल को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। घटना के समय मौजूद और शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से और संदिग्धों की पहचान कर रही है। डीजीपी ने साफ किया है कि उम्मीदवारों की गतिविधियों पर पुलिस की खास नजर है और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत ने मोकामा सीट के साथ साथ पूरे बिहार के चुनाव के माहौल को गर्मा दिया है, तो साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में 3 दिन लगा दिए गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनंत सिंह को चुनाव प्रचार करने के लिए छूट दी गई थी। सवाल चुनाव आयोग पर उठे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब देना पड़ा। तो क्या कहा ज्ञानेश कुमार ने, देखिए रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात दोहराते हुए हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। हालांकि उनकी ये टिप्पणी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की जान लिए जाने के मामले के 3 दिन बाद आई है, जिससे चुनाव आयोग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आईआईटी कानपुर के दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता है। कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब बिहार चुनाव का पूरा दारोमदार और प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर चुनाव आयोग के हाथों में है, तो मोकामा में ऐसी घटना होने के 3 दिन बाद इस जीरो टॉलरेंस की बात करना क्या जमीनी हकीकत से परे नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शिता सहित तमाम मानकों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान से ठीक कुछ दिन पहले हुई चुनावी हिंसा उसके दावों की पोल खोलती हुई दिख रही है। मोकामा में हुई हिंसा यह दिखाती है कि चुनाव आयोग को न सिर्फ तटस्थता बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जमीन पर सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर जीरो टॉलरेंस ही नीति है तो हिंसा की खबर आने के बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एफआईआर के बाद भी कोई एक्शन लेने में 3 दिन का वक्त क्यों लग गया। मोकामा में इस समय डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोकामा का चुनाव रद्द होगा। चुनाव के पहले चरण से पहले हुई ये घटना बिहार में स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। ज्ञानेश कुमार दावा कर रहे हैं कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है। तो सवाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं। बंगाल सरकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं एनआरसी करा रहा है, जिसके चलते लोग खुद की जान लेने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि चुनाव आयोग ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसका केंद्र अगले साल चुनाव वाले राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल बन गया है। इस कवायद के तेज होते ही राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बीजेपी पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी एसआईआर का डर पैदा कर लोगों की जान लेने का काम कर रही है। दरअसल टीएमसी ने दावा किया है कि एसआईआर के डर से खुद का नाम वोटर लिस्ट में ना होने और खुद को गैर नागरिक घोषित किए जाने की आशंका में लोग खुद की जान ले रहे हैं। पार्टी ने पूर्वी वर्धमान के जमालपुर के नवग्राम गांव के एक प्रवासी मजदूर विमल संतरा की जान जाने का हवाला दिया, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बीजेपी की भय और घृणा की राजनीति पर हमला बोलते हुए कई मामलों का ब्यौरा दिया, जहां लोगों ने एसआईआर या एनआरसी के डर से अपनी जान ले ली या लेने की कोशिश की। टीएमसी ने लिखा, पानीहाटी खरदाहा निवासी 57 वर्षीय प्रदीप कर ने खुद की जान ली, जिसके लिए उन्होंने एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। कूच बिहार के दिनहाटा के 63 वर्षीय व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के डर से खुद की जान लेने का प्रयास। पश्चिम मेदिनीपुर के कोतवाली निवासी 95 वर्षीय खितीश मजूमदार द्वारा जान देना। यानी टीएमसी ने साफ कहा कि ये एसआईआर बीजेपी के लिए डराने धमकाने का एक जरिया है। पार्टी ने बीजेपी को टैग करते हुए चुनौती दी है कि वो बंगाल के और चुनाव आयोग दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। एसआईआर का डर पश्चिम बंगाल में ही लोगों को नहीं दिख रहा है, बल्कि विपक्षी दल तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही हो रही है। इसी के चलते अब पूरा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ एकजुट दिख रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इसे लेकर सभी दलों की बैठक बुलाई। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, देखिए रिपोर्ट। देश भर में एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया के तरीके और इसके पीछे की मंशा को लेकर इसका लगातार विरोध हो रहा है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। एसआईआर के खिलाफ आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में डीएमके, कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, सीपीआई-एम, सीपीआई और कई अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि एएमएमके, एनटीके, पीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों ने इससे दूरी बनाए रखी।
इस बैठक में सीएम एम.के. स्टालिन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में इसी तरह के एसआईआर के कारण लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया और उन्हें धमकाया गया। तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी ऐसा ही किया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए वास्तविक मतदाता सूची जरूरी है, लेकिन इसका पुनरीक्षण शांत वातावरण में और उचित समय पर होना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले पूर्ण पुनरीक्षण का काम करना भाजपा द्वारा वास्तविक मतदाताओं को खत्म करने का एक धूर्त प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के इस कदम का सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिन राज्यों में दूसरे चरण का एसआईआर होना है उनमें तमिलनाडु भी शामिल है। स्टालिन ने सभी दलों से तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा के लिए एकजुट होकर चुनाव आयोग की इस कोशिश का विरोध करने का आह्वान किया है। अब इस विरोध के बावजूद अगर चुनाव आयोग राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करता है तो फिर ये टकराव और तेज हो सकता है। एसआईआर का विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में 6 महीने में ही चुनाव होना है। ऐसे में एसआईआर को लेकर बीजेपी विरोधी दलों में डर दिख रहा है। वैसे चुनाव असम में भी तमिलनाडु के साथ ही होंगे, लेकिन यहाँ एसआईआर नहीं हो रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पहले से ही सवालों में है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकार की भी घेराबंदी कर रखी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राज्य के सीएम पर तीखा आरोप लगाया है। तो क्या कहा है गोगोई ने, देखिए रिपोर्ट। असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी बेहद तीखी होती जा रही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी एजेंट बताया है, लेकिन इसे लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया है। गौरव गोगोई ने कहा कि सीएम शर्मा खुद को राजा कहते हैं, लेकिन हम जनता के सेवक हैं। वो आवाजें दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग खुलकर बोलें। वो चाहते हैं कि लोग डरें। हम चाहते हैं कि वे बिना किसी डर के जिएं। पिछले कुछ महीनों में हिमंता बिस्वा शर्मा की विश्वसनीयता कम हो गई है। जब पूरा राज्य जुबिन गर्ग को रोई रोई बिनाले फिल्म में आखिरी बार देख रहा था, तब सीएम के बयान ने यह दिखा दिया कि उन्हें सत्ता खोने का डर सताने लगा है। ये एक और उदाहरण था कि असम की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्यों अयोग्य है। गौरव गोगोई ने साफ कर दिया है कि वह हिमंता के हर आरोपों का सामना करने के लिए तैयार है। 6 महीने बाद राज्य से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। उसके बाद बीजेपी शासनकाल पूरी होने के बाद गोगोई के खिलाफ सबूत पेश करेंगे और साथ ही वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ताकि कोई ये न कह सके कि जुबिन गर्ग मामले से ध्यान भटकाया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीजेआई बी.आर. गवई के बयान की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब जब उनका कार्यकाल खत्म होने को है तो उन्होंने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा तूल पकड़ रही है। तो क्या कहा है उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई बी.आर. गवई बीते दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में शामिल हुए, जिस दौरान उन्होंने भारत के संविधान और लोकतंत्र को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि कई देशों में केंद्र और राज्यों में अलग अलग संविधान कार्य करते हैं, लेकिन भारत में एक ही संविधान राज्यों और केंद्र के लिए कार्य करता है। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में हालिया समय में हुई घटनाओं का जिक्र कर कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहराते हुए कहा कि इस व्यवस्था में नियुक्तियों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियों के इनपुट शामिल होते हैं और इसके आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था जिला स्तर से शुरू होकर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचती है। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा संभव हो पाई है। जस्टिस गवई यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए आगे कहा कि अंबेडकर के प्रयासों की वजह से देश की शक्ति किसी एक केंद्र में न होकर 3 केंद्रों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समानांतर रूप से बटी हुई है। आपको याद होगा, इससे पहले एक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने मिट्टी से जुड़ाव बनाए रखने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था, आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।